वालेकुम सलाम। थोड़े से पार्टिसिपेंट्स और होते हैं तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक ऑफ So I hope that voice is clear now. Today's topic of discussion is role of a physical. What is CCU? What we will discuss later. First of all, I would like to graduate from University of Kolkata. Now doing my specialization is cardiopulmonary physical therapy. एक्चुअली जब मैंने अपना क्लिनिकल स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मसलन के 4-5 माह जो थे वो मेरे एक्सट्रीम डिप्रेशन के अंदर गुजरे। बंदा मुझे मिला वो थे फसी साहब, डॉक्टर फसी अहमद रहमानी जो है वो जो मेरे साथ रहे और बहुत सी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर मेरी हेल्प की। एच पी ए का और हमजा भट्टी का जिसने जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई। तो इसके अलावा जो है मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर कलीमा का और डॉक्टर आमिर सईद का जो कि एक विजनरी आदमी है। उनके जो है वो मोटिव को लेके मैं आगे चलता हूँ। उनका मोटिव जो है वो मुझे हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का जो है 3 CCU को। आप जी देखें फिजिकल थेरेपिस्ट को जो है वो बहुत जो है डिग्रेड किया जाता था, डीमोटिव किया जाता था। लेकिन अभी जो है सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। फिजिकल थेरेपिस्ट को जो है फिजिकल थेरेपिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कआउट किया। बहुत से हमारे पायनियर्स ने इसके ऊपर अपनी I hope that voice is clear now. If yes, then please reply. Is voice clear? Is voice clear? आपको आवाज आ रही है?
ओके, तो जनाब जो है फिजिकल थेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा वर्थ काफी ज्यादा लिफ्ट अप किया। इसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन शुरू हुई। स्पेशलाइजेशन की वजह से तकरीबन हर वार्ड के अंदर जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं अभी इन्वॉल्व हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं अभी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले आप देखें फिजिकल थेरेपी के पेशेंट, उसके अंदर जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज आया है। वो इंक्रीज कैसे आया है वो आप सबके सामने है कि जो है एफर्ट्स की गई बाय आवर पायनियर, उन्होंने जो है वो फ्री कैंप्स किए, लोगों को जो है इंट्रोड्यूस करवाया इस फील्ड के बारे में। फिर आप देखें कि जब स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुई तो डिफरेंट फील्ड्स में हुई, जैसे कि आर्थो हो गई, कार्डियो हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स बनती गई। अब जो है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, सीसीयू में फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पेशेंट की मोबिलाइजेशन का। पेशेंट जो है वो बेड से उठ के कैसे अपनी बैक टू हिज लाइफ जाएगा, वो जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट उसको सिखाता है। पहले जो है वो सीसीयू की डेफिनेशन आ जाती है कि सीसीयू होता क्या है। सीसीयू जो है वो एक कार्डियक केयर यूनिट को बोलते हैं, या क्रोनरी केयर यूनिट का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम पेशेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक हो गया, अनस्टेबल एंजाइना हो गया, कार्डियक डिसरिथमियाज हो गया, और डिफरेंट कार्डियक कंडीशन जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अक्सर जो है वो आपको स्ट्रोक के पेशेंट भी जो है वो कार्डियक यूनिट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। कार्डियक जो पेशेंट होता है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी होता है। अब आईसीयू और सीसीयू के अंदर क्या डिफरेंस है। आईसीयू जो है आईसीयू जो है वो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो है वो आपको जनरल पेशेंट देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ इलनेस होती है। कार्डियक केयर यूनिट जो होता है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्डियक के पेशेंट या कार्डियक डिसऑर्डर के पेशेंट ही देखने को मिलते हैं। फिर आ जाती है टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर काम करते हैं। आपको जो है वो कार्डियक सर्जन देखने को मिलेगा कार्डियक केयर यूनिट के अंदर। उसके अलावा आपको जो है वो कार्डियक फिजिशियन देखने को मिलेगा। फिर आपको कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट मिलेगा, या एक प्रॉपर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री वाला फिजिकल थेरेपिस्ट मिलेगा। नहीं तो आपको कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट मिलेगा। उसके अलावा नर्सेज होती हैं और उसके अलावा लैब वर्कर्स होते हैं। कार्डियक डिजीजेज जिनके साथ जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट डील करता है उसके अंदर आ जाती है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, लिपिड, डिप्रेशन, एंजाइटी। अब जो है क्रोनरी हार्ट डिजीज के अंदर आपको पता है कि ये डिफरेंट टाइप की होती है, और क्रोनरी हार्ट डिजीज से जो डेथ रेशियो है वो 3rd नंबर पे आती है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है टुवर्ड्स आवर कोरोनरी आर्टरीज। उसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर हार्ट डिजीज आ जाती हैं जिसके अंदर हम लोग स्ट्रोक को देखते हैं जी। स्ट्रोक जो है वो अच्छा खासा प्रॉब्लम करता है कार्डियक पेशेंट को। उसके अलावा ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ओबेसिटी होगी तो पेशेंट जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम के साथ आएगा, ठीक है। ओबेसिटी होगी तो वो जो पेशेंट है उसका एथरोस्क्लेरोसिस बनने के चांसेस होंगे। एथरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है वो प्लेक फॉर्मेशन होती है हमारी आर्टरीज के अंदर। उसके अलावा हमें जो है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट मिलते हैं। हाइपरटेंशन होती है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। लिपिड्स का जो है वो अप एंड डाउन हो, या कोलेस्ट्रॉल का अप एंड डाउन हो, उसको भी जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट ने डील करना है। उसके अलावा अगर डिप्रेशन है पेशेंट को, उसको जो है वो रिमूव करने के लिए कार्डियक है वो वहीं पे होता है। उसके अलावा एंजाइटी, एंजाइटी एज यू नो प्रॉब्लम्स, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप अक्सर देखते हैं कि कोई टेस्ट है, कोई इस तरह की सीन है जिसके अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है अदर देन नॉर्मल है, तो आपको जो है वो एंजाइटी होगी। तो उस एंजाइटी को जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट डील करना सिखाता है। अब आ जाते हैं नॉर्मल रेटिंग्स के अंदर जो कि हमें देखने को मिलती हैं कार्डियक
इसके अंदर जो है आपने रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि फर्दर कोई डिटोरिएशन हो रही है। फिर आप देखेंगे कि हर फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो हर 2 घंटे की कोशिश करेगा। सर्कुलेटरी सपोर्ट के अंदर जो है वो आपने देखनी है कि उसकी जरूरत है या रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, कार्डियक आउटपुट है उसका वॉल्यूम क्या चल रहा है। फिर आपने जो है वो सर्कुलेटरी इंस्टेबिलिटी देखनी है कि सर्कुलेटरी क्या है, मतलब कहीं क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं होने लगा। तो वो आपने वो सारा उसको असेस करते रहना है पेशेंट को। फिर आपने जो है वो पेशेंट को रिसेसिटेट करना है। सीपीआर, सीपीआर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आपने उसको सीपीआर लाजमी देना है। फिर आती है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग। न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग के अंदर जो है वो आप उसका जीसीएस स्केल देखेंगे पेशेंट का। जीसीएस स्केल के अंदर क्या होता है, जीसीएस स्केल जो है वो नॉर्मली एब्रिवेटेड एज ग्लासको कॉमा स्केल। ग्लासको कॉमा स्केल के अंदर जो है वो आप उसकी नॉर्मली 3-4 चीजें जो है वो मॉनिटर करते हैं। उसके अंदर आ जाता है कि उसका जो है वो मोटर लेवल क्या है, उसका जो है वो स्पीच कैसी है, उसके जो है वो रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, उसकी जो है वो आई का रिस्पॉन्स कैसा है। फिर उसके अलावा आ जाते हैं आप इनवेसिव न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग के अंदर। क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग सीसीयू स्टाफ। अगर जो है आपको लगता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो अभी हैंडल नहीं कर सकता इसको, कंडीशन होगी, तो आप जो है वो बाकी स्टाफ को कॉल करेंगे, मतलब एक फिजिशियन को कॉल करेंगे, एक नर्स को कॉल करेंगे कि जो है आप आके मेडिकेशन करें और पेशेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेट्स से एक पेशेंट को जो है 40 है और लेस देन 8 है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गई है, जो है वो 90 से डिक्रीज हो गई है, 50% ऑफ नहीं हो रही, हार्ट बीट जो है वो 40 है या मोर देन 40 है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी पे जा चुका है, फॉल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, ठीक है। फॉल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा हो, देखेंगे कि अक्सर जो है वो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। तो आपने उसी वक्त जो है वो सीसीयू स्टाफ को बुला लेना है, जी देयर इज प्रॉब्लम सो वी शुड डील विद इट। इक्विपमेंट जो यूज होते हैं सीसीयू के अंदर, उसके अंदर आ जाता है एसी, वेनस प्रेशर जिसको बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आप देखते हैं अक्सर जो है वो हो रहा है, तो आपने जो है वो उसको फीवर को जो है वो फिर आपने जो है लैब इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो आप उसका सीबीसी वगैरह मेजर करवाएंगे, उसके टीएल्स टीसीएल्स वगैरह जो है वो मेजर करवाएंगे, उसके डब्ल्यू नहीं ज्यादा हो रहा, तो आप ये सारी चीजें जो है वो उसको साथ साथ देखते रहेंगे। फिर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे के चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब कि आप एक्सरे को जो है वो उसकी हार्ट की लोब्स वगैरह देखने को मिलेंगी कि वो जो है हार्ट की साइड की तरफ उसकी क्या शेप है। फिर उसके चेस्ट के अंदर मिलेंगी, या आप उसका सीटी वगैरह करवाएंगे तो वो आपको क्लियर नजर आएगा। फिर आपने जो है वो तो जो असेसमेंट होती है वो हमेशा आप लोगों ने जनरल का न्यूरोलॉजिकल देखना है कि न्यूरोलॉजिकल जो है उसका जीसीएस स्केल वगैरह कैसा है, एजिटेशन लेवल उसका कैसा है, कार्डियोवैस्कुलर जो है प्रॉब्लम उसके अंदर है वो उसकी चेस्ट की शेप देखेंगे, कोई फोम वगैरह तो नहीं है, आप ये सारी चीजें देखेंगे। रेस्पिरेटरी सारी
जो है वो नोट डाउन करेंगे, आप उसका जो है वो लंग्स का लेवल नोट डाउन करेंगे, रेनल सिस्टम आ जाएगा, रेनल सिस्टम के अंदर जो है आप देखेंगे कि उसको क्या इश्यूज चल रही हैं। हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो आपने उसका ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ मेजर करना होता है। फिर आ जाता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। वैसे तो जनरल असेसमेंट होती है, लेकिन हम लोग जो है एज यू नो कि हम लोग जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देख रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग तो जो चीज देखेंगे वो होगा कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है या नहीं। मतलब हार्ट रेट जो है वो 50 से 100 होना चाहिए, 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, जो नॉर्मल किया जाता है वो तकरीबन किया जाता है 72 बीट्स पर मिनट। उसके अलावा आपने जो है वो उसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करना है, मीन ब्लड प्रेशर मेजर करना है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है आपने वो मेजर करना है, पल्स प्रेशर आपने मेजर करना है, सीवीपी जो कि सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो 3 से 50 H2O होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर आ जाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर आपने जो है वो देखनी है कि उसकी जो है वो अपीयरेंस कैसी है, मसलन के वो जो है कोई वोम तो नहीं है या कोई इंट्यूबेशन तो नहीं है। फिर उसके अलावा जो है वो आपने उसकी देखनी है कि वो उसकी एक्सपेंशन कितनी है चेस्ट की, कहीं वो पिजन चेस्टेड तो नहीं है। पिजन चेस्टेड के अंदर ये होता है कि इट विल बी लाइक प्रोट्रूडेड, चेस्ट विल बी लाइक प्रोट्रूडेड लाइक दिस। ठीक है, चेस्ट जो है वो आगे की तरफ को प्रोट्रूडेड होगी, और जो बैकवर्ड है, जो बैक है उसकी वो भी फ्रंट की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से उसका पोस्चर भी चेंज होगा। फिर आपने जो है वो देखना है कि एक्सटर्नल कोई अप्लायंसेस तो नहीं अप्लाई हुई हुई, मसलन के जो है पेसमेकर वो होता है जो हमारे ऐसे नोट के तरह का जो है, मसलन के साइनोएट्रियल नोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइनोएट्रियल नोड जो है वो हमारा नेचुरल एक पेसमेकर है, बाय गॉड, जो हम लोग बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं को बीट करवाता रहता है। अगर जो है वो किसी बंदे के अंदर डिफेक्ट है और वो जो है वो पेसमेकर यूज कर रहा है, तो आपने जो है वो उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और उसको जो है वो कट माउंट वगैरह देखते हुए उससे पूछना है कि यहाँ पे कोई पेसमेकर जो है वो तो नहीं है। फिर आपने जो है वो क्लबिंग देखनी है। क्लबिंग जो उसके अलावा जो है वो आपको देखने को मिलेगी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर देखते हैं। फिर आपने जो है उसका जगुलर वेनस प्रेशर जो है वो मेजर करना है। फिर आपने जो है उसकी चेस्ट शेप देखनी है, उसकी जो चेस्ट शेप है वो प्रॉपर है या नहीं, अडीमा जो है वो तो नहीं कहीं डेवलप हुआ हुआ उसको, अब्डोमेन की जो है वो डिस्टेंशन तो नहीं है उसको। फिर आ जाते हैं फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स के ऊपर। फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स के अंदर आपने एम ऑफ ट्रीटमेंट रखना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो आपने उसकी ब्रोंकियल सिक्रीशन जो है उनको असिस्ट प्रमोट करना है, उसको मेंटेन करना है। अगर वो डिक्रीज है तो आपने उसको इंक्रीज करना है। मसल लेंथ जो है पैसिव मूवमेंट के साथ जो है वो इम्प्रूव करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म आपने जो है वो मोबिलिटी मेंटेन करनी होती है, ब्लड की सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट करने आपने जो है इंश्योर करना है कि जो पोस्चर है वो मेंटेन हो। आपने जो है वो एटेलेक्टेसिस जो कि लंग का कोलैप्स होता है उसको प्रिवेंट करना है। आपने रिहेबिलिटेट करना है पेशेंट को फुल एंड। देखिए, एक जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है और एक फिजिकल थेरेपिस्ट होता है उसके दरमियान ना एक हेल ऑफ डिफरेंस होता है। वो हेल ऑफ डिफरेंस क्या है? वो हेल ऑफ डिफरेंस ये है कि एक जो है फिजिशियन उसने क्या करना है, कह देना जी बाकी अल्लाह के हवाले। ठीक है, जब ये हो गया उसके बाद रोल आ जाएगा फिजिकल थेरेपिस्ट का। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास पेशेंट तब आएगा जब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम जो है वो फिजिशियन डील ही नहीं कर सकता। मसलन कि आपके पास इस तरह की स्किल्स हैं
जो कोई और बंदा पोजेस नहीं करेगा। ठीक है, आपने उस बंदे को उठा के बिठा देना है जो बंदा मेडिकेशन के साथ उठ के बैठ नहीं सकता। उस आपने एक न्यू लाइफ दे देनी है। ठीक है, सो बी पॉजिटिव अबाउट योर प्रोफेशन। अल्लाह ताला ज्यादा स्किल्स दे और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने में हेल्प करे। अच्छा जी, पेशेंट हु आर क्रिटिकली इल, आपने जो है वो देखा होगा कि अक्सर जो है वो पेशेंट काफी ज्यादा इल हो जाते हैं, तो उनको आपने कैसे ठीक करना है? आपने जो है वो मिनिमाइज करना है उसकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन को। ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा कब होगी? जब पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा। करना है ताकि जो है वो पेशेंट सोए, अपने मसल की टेंशन को डिक्रीज करे, अपना रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको डिक्रीज करे। आपने जो है वो वेंटिलेशन को क्लियर करना, ऐसी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ग्लाइड शीट प्लेस करनी है ताकि आप पेशेंट को मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू एंड। आपने जो है इंश्योर करना है स्किन और जॉइंट की केयर को। जो है स्किन वो क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर सोर्स नहीं बने। प्रेशर सोर्स जो होते हैं वो कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं। तो आपने जो है ये चीज करनी है कि पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट करना है। आपने जो है वो जॉइंट की मोबिलिटी को प्रमोट करना है। आपने एक एक जॉइंट को मोबाइल करना है। हर जॉइंट जो है वो मोबाइल होना चाहिए कि फिर जो है वो आपने पेशेंट को एजुकेट करता है। ठीक है, आपने पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी एनाटॉमी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि उसको जो डिसीज है उसका क्या इश्यू हुआ है। हार्ट की है तो आपने उसको हार्ट का बताना है, लंग की है तो उसको लंग का बताना है। आपने जो है वो उसको बताना है कि जी लेट से अगर उसको एमआई हुआ है तो आपने बताना है जी किन किन वजह से एमआई हो सकता है, और आपने फर्दर बताना है जी कैसे जी ये ब्लॉकेज हुआ और कैसे ये क्लॉट फॉर्मेशन हुई। क्लॉट फॉर्मेशन जो है जाके कैसे उसने जो है वो ब्लड सप्लाई को रोका। आपने उसको सारा कुछ गाइड करना। फिर आपने जो है उसको बताना, आपने जो है उसको बताना है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो एक्सरसाइजेस कौन सी करे। उस एक्सरसाइज ट्रेडमिल जो है वो यूज करे। अब मैं उसको उसका लॉजिक मैं उसको उसका लॉजिक बताऊंगा कि ट्रेडमिल यूज करने से जो है वो आपकी एक एनारोबिक एक्सरसाइज होगी। आपको जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग मिलेगी, आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर लेवल नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वो जो पेशेंट है वो इंटरेस्टिंगली परफॉर्म भी करेगा। फिर आपने जो है उसको लैब फाइंडिंग्स के बारे में बताना है कि जी उसकी लैब फाइंडिंग के अंदर क्या क्या इश्यूज चल रही हैं, आपने उसको सारा कुछ बताना है। इफेक्ट क्या है स्मोकिंग के, उसके बारे में उसको बताना है। मेडिकेशन है वो एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देता हूँ पेन किलर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी सिंपल ब्रूफिन। ठीक है, ब्रूफिन लिख देता हूँ और कहता हूँ जी ये ले खा लें। मैं जब तक उसको मेडिकेशन का इफेक्ट नहीं बताऊंगा कि जी ब्रूफिन करेगी, तो इट इज ऑफ नो यूज। आप जो है वो फिर वो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस का जो है वो आपको फायदा नहीं होगा। आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और पेशेंट के साथ भी। आपने जो है वो स्मोकिंग सीजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी। एयरवे की आपने जो करवानी है, फंक्शनल मोबिलिटी ट्रेनिंग करवानी है आपने उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मोबाइल करना है आपने उसको वो सिखाना है। आपने जो है वो उसको उठ के बैठना सिखाना है, आपने उसको सिखाना है उठ के बैठेगा तो वो उठ के बैठेगा तो वो कैसे वो खड़ा होगा। आपने जो है वो उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस बताना है। ठीक है,
फिर आपने जो है उसको बोलना है कि अगर वो बैठा हुआ है तो वो अपने बैठे हुए अपने सारे काम करे, ठीक है। जितना वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, वो आप प्रोग्रेशन जो होगी वो पेशेंट की वो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे होगी। एक बंदा है वो ग्लास, ठीक है, मुझे जो है वो वेट उठा के दिखाएं, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ग्लास की ग्रिप नहीं कर पा रहा, तो आप उसको वेट उठवाएंगे। जो है पेशेंट की प्रोग्रेशन करनी है उसको देख के कि किस तरह जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसी की बेस पे उसकी मार्किंग करते हुए उसको फर्दर प्रोग्रेशन के अंदर लेके जाना है। फिर जो है बेड करवानी है आपने। बेड मोबिलिटी एक्सरसाइज के अंदर जो है सबसे आपने इसको करवानी है, ठीक है। ब्रिजिंग आप देखते होंगे कि अक्सर जो है वो पेशेंट परफॉर्म कर रहा होता है फॉर द बैक। ब्रीजिंग जो है वो एक और रोल प्ले करती है प्रेशर सोर्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने में, ठीक है। रोलिंग आपने करवानी है, उससे आपने एयरवे की क्लियरेंस करवानी है। आपने जो है पेशेंट को एट द एज ऑफ द बेड ले जाना है, उसको बिठाना है, उसकी जो है वो मोबिलिटी करवानी है। फिर आपने जो अक्सर आप देखेंगे वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन पोस्चर होता है उनका, आपने जो है वो उनको नॉर्मल उनकी पोजीशनिंग की तरफ लेके आना है, दिखाना है कि कैसे जो है वो एक नॉर्मल पोस्चर के अंदर बैठेंगे। ट्रांसफर एंड एम्बुलेशन को जो है वो एक्सट्यूबेटेड है, लेट से उसको जो है कोई यूरिन बैग लगा हुआ है, ठीक है, ये फोली लगा हुआ है। तो आपने जो है वो इस चीज का नहीं सोचना कि उसको फोली लगा हुआ है ये मूव कैसे कर सकेगा, आपने उसको एम्बुलेट करना है, ठीक है। फिर आपने जो है वो फोर व्हील वॉकर लेनी है जिससे वो चलना शुरू हो जाए। गेट बेल्ट जो है वो रिक्वायर होगी जब आपने उसको खड़ा करना है पेशेंट को। अगर खड़ा हो गया है जो है गेट बेल्ट। फिर जो है सारा कुछ हो गया, एक्सटूबेशन जो है वो की तरफ आ जाना है। फ्रेम जो है वो 4 पोर्ट का होता है और वो जो है वो बेहतर सपोर्ट के लिए होता है। आप पेशेंट जो है पोर्ट के जरिए फिर जो है इंक्रीज करना है, उसका डिस्टेंस जो है इंक्रीज करना है। लेट से पहले दिन जो है वो पेशेंट चला है 20 स्टेप्स, ये 40 स्टेप। फिर फर्दर आपने उसको प्रोग्रेस करते रहना है और ऐसे ऐसे आपने क्या करना है असिस्टेंस को डिक्रीज करना है। अगर वो 4 है तो आपने जो है वो उसको सिंगल केन के ऊपर लेके आना है, सिंगल। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी वो केन भी छुड़वानी है ताकि वो खुद मूव करना शुरू करे। पोस्टल ड्रेनेज, एंटीरियर अपर सेगमेंट की अगर आपने ड्रेनेज करवानी है तो उसके अंदर पेशेंट पोजीशन है वो हाफ लाइन होनी चाहिए। पोस्टीरियर एपिकल हाफ सिटिंग में होना चाहिए। इंटीरियर सेगमेंट की करवानी है तो वो स्पाइन लाइन होना चाहिए और उसकी नीज जो है वो फ्लेक्स होनी चाहिए। राइट पोस्टीरियर सेगमेंट की करवानी है तो पेशेंट जो है वो साइड लाइन में होगा। लेफ्ट पोस्टीरियर सेगमेंट की करवानी है तो पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन के अंदर होगा और हाफ लाइन में होगा। राइट मिडल लोब की करवानी है तो जो उसके फीट हैं पेशेंट के वो, लेफ्ट एंगुलर की करवानी है तो उसके अंदर भी जो फ्लेक्शन करवानी है आपने। राइट लेटरल सेगमेंट की राइट लेटरल सेगमेंट की करवानी है आपने तो आपने क्या करवाना है जी, उसको राइट साइड के ऊपर साइड फ्लेक्शन करवा देनी है। फिर आ जाती है हमारे पास पोस्टल ड्रेनेज की। आप जो है वो सारी उसको पोस्टर वगैरह सिखा देते हैं लेकिन आपके जहन के अंदर ये प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि उसको जो है वो पल्मनरी एडिमा तो नहीं, अगर पल्मनरी एडिमा है तो वो जो है वो एक प्रॉब्लम कॉज करेगा। हेमिपेटेसिस तो नहीं, मतलब कफ के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा। ओबेसिटी बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है तो भी जो है वो आपने उसकी पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवानी।
मैसिव ओबेसिटी से मुराद ये है कि आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले एक आपको पेशेंट देखने को मिला था जो कि हमारे आर्मी चीफ ने रेफर किया था। और वो पेशेंट जो है ओबेसिटी की वजह से जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आया। फिजिकल थेरेपिस्ट ने जो है वो उसकी मोबिलिटी गेन करवा दी और सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो उस तरह की जो ओबेसिटी होगी वो मैसिव ओबेसिटी के अंदर क्लासिफाई होगी। बीएमआई स्केल के बारे में आपको पता है, अगर जो है 35+ के अंदर आ जाते हैं आपकी बीएमआई, तो आप जो है वो मैसिव ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लार्ज प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन अगर लार्ज हुई भी है तो आपने जो है वो पोस्टल ड्रेनेज जो है उसको प्रिकॉशनरी लेके चलना है। मैसिव एसाइटिस है, मतलब कि कॉमन जुबान के अंदर बोला जाता है कि अक्सर जो है ना वो पेशेंट को पानी पड़ गया पेट में। अगर पानी पड़ गया पेट में तो आपने जो है वो उसको अवॉइड करना है कि उसकी पोस्टल ड्रेनेज नहीं हो। काउंटर इंडिकेशन इसकी क्या है? अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो आपने जो है उसकी पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवानी। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तब भी आपने उसकी पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवानी। इसोफेजियल एनोस्टोमोसिस बना हुआ की इसोफेजियल का कोई मसला चल रहा था जिसकी वजह से उसका न्यायिक उसको एनोस्टोमोसिस दिया गया, उसकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव की गई और थोड़ी देर पहले ही सर्जरी की गई, तो आप जो है वो उसकी पोस्टल ड्रेनेज शुरू करवा देते हैं। दैट विल लीड टू प्रॉब्लम। फिर जो है स्पाइनल फ्यूजन है और इंजरी हुई है तो भी आपने जो है वो पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवानी। रिसेंट हेड ट्रॉमा है तो भी आपने जो है वो पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवानी पेशेंट को। मैनुअल टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट अप्लाई करता है। उसके अंदर आ जाती हैं परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग, रिप स्प्रिंगिंग, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन। कफ टेक्निक्स आपने उसको सिखानी है। कफ टेक्निक्स के अंदर हफ एंड पफ आ जाता है। एसीबीटीज करवानी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर उसको सिखानी है, ऑक्सीजन थेरेपी उसकी करवानी है। फिर आपने जो है वो उसकी एक्सरसाइज और उसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ चले जाना है। एंकल टो मूवमेंट करवानी है, थ्रेसिंग मोबिलिटी एक्सरसाइज करवानी है, मोबिलाइजेशन करवानी है। फिर आपने उसको डिस्चार्ज प्लान दे देना है कि आपने जो है वो डीवीडी फॉर्मेशन को रोकने के लिए आप जो है अक्सर एंकल पंप्स उसको करवाते हो, थ्रेसिंग मोबिलिटी एक्सरसाइज जो है वो उसको सिखाते हो। फिर जो है फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर पेशेंट जो है वो बेड रिडन है? प्लाज्मा डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम जो है कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर सोर्स बनेंगे और इस तरह के काफी मसाइल आएंगे। जब आप उसको जो है वो अर्ली मोबाइल कर देंगे तो मोबाइल आप उसको कर देंगे तो उसके अंदर जो है ये रोल प्ले करेगा कि उसको जो है प्रेशर सोर्स नहीं बनेंगे, पेशेंट जो है वो प्रॉपर जल्दी रिकवर होगा। बेड रिडन रिडन नहीं होगा तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया। आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू एचपीए। और जो लोग सर्टिफिकेट्स जो है वो लेना चाहते हैं वो अपना जो है वो नेम मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में। और एक फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा रिगार्डिंग दिस लेक्चर।